Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 16th of June 2024. तो गाइस आज है तारीख 16 जून 2024 और है संडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है बिनसार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज हमने कोई भी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो नहीं लिया है, डायरेक्टली एनालिसिस को हम डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी लेट हो चुका है दोस्तों। कल सुबह जब मैं वीडियो वगैरह रिकॉर्ड कर चुका था तो उसके बाद में दादी की जो हेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसके बाद वो एक्सपायर हो गई थी। देन उसके बाद में मैंने सोचा था कि आपको इन्फॉर्म करूं टेलीग्राम पर, फिर सोचा कल देखते हैं जैसा भी सिचुएशन होगा उसके हिसाब से वीडियो को लेकर अपडेट्स मैं आपको दे दूंगा। तो फिर मैंने आपको टेलीग्राम पर आज बता दिया था, थोड़ी लेट से बताया है कि जो आज वीडियो है डिले हो जाएगा। तो मुझे थोड़ा सा टाइम मिला दोस्तों, तो मैंने सोचा चलो फिर कंटेंट बनाते हैं। और आज हमारे जो चैनल पर लोग प्रेजेंट हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट हैं, उनके लिए आज इंपॉर्टेंट डे भी है। क्यों? क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 का जो पेपर है वो हो चुका है। अभी जब वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लगभग 1 बज रहे हैं, वीडियो मतलब पेपर निपट चुका है। पेपर आप लोगों ने देख लिया होगा, मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा देखा है। पेपर पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा ईजी है। दूसरी बात दोस्तों, एलिमिनेशन टेक्निक वापस से हमको देखने को मिली है। जैसे मैं आपको पहले बोल चुका था कि ऐसा नहीं है यूपीएससी 2023 का बहुत भारी था, तो हो सकता है पैटर्न के अंदर कुछ चेंजेस देखने को मिले, वापस से वो टेक्निक आ जाए। मैं कई बार आपको बता चुका था ये बात, जब हम मॉर्निंग वाला वीडियो डिस्कस करते थे ना, तब मैंने आपको वो बात बोली है। दूसरी चीज़ दोस्तों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डायरेक्टली अपने जो वीडियोज़ होते हैं उनमें से आई हैं, तो उसको लेकर मैं कोई ऐसे ही बात नहीं करूंगा। मैं पेपर का प्रॉपर एनालिसिस लेकर आऊँगा शाम तक, ठीक है। आपके पास में एक प्रॉपर वीडियो आएगा जिसमें सब कुछ हम एक्सप्लेन करेंगे, कहाँ कहाँ से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, कहाँ पर क्या क्या चीज़ों के ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। प्लस अब की बार हमारे वीडियोज़ में क्या थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है वो भी आपको बताऊँगा। वो चीज़ें मैंने सीखी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप एस्पिरेंट के तौर पर इंप्रूव करोगे, मुझे टीचर के तौर पर इंप्रूव करना होगा अपने आप को, वीडियोस को, कि हमें क्या क्या चीज़ें इसमें लगानी होंगी और क्या क्या चीज़ें हमसे मिस हुई हैं, क्या क्या गलतियां हमने वीडियोस में की है वो भी आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें मैं खुद एनालाइज कर चुका हूं पेपर पर 2-4 नज़र मार के। लेकिन दोस्तों बिलीव मी, अगर आप इन वीडियोज़ को फॉलो कर रहे हो ना, मैं पिछले 3 साल से लगातार प्रीलिम्स के पेपर का एनालिसिस कर रहा हूँ और वो वीडियोज़ में अपलोड भी कर रहा हूँ, आपको पता होगा। पिछले साल का पेपर सबसे टफ पेपर था यूपीएससी का, उसके बावजूद भी 30 क्वेश्चन अपने वीडियो से आए थे और मैं आपको डायरेक्टली हर एक चीज़ को लिंक के तौर पर समझाया कि कौन से तारीख को क्या पढ़ाया, कौन सा कीवर्ड है, हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन की है। आप देख सकते हैं उसको 90-91 हज़ार लोग देख चुके हैं वीडियो को। वो वीडियो अपलोडेड है इसी चैनल पर, पड़ा हुआ है, डिलीट नहीं किया है, आप फिर से चेक कर सकते हैं। उससे पहले का पेपर 2022 का पेपर, उसमें भी दोस्तों यहाँ पे 25+ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मतलब हर बार तुक्का तो नहीं हो सकता, उससे पहले भी उसके पहले भी, तो लगातार 3 साल से बहुत सारे क्वेश्चंस वीडियोस से आ रहे हैं, करंट अफेयर्स से आ रहे हैं। तो इस बार भी दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डायरेक्टली वीडियोस से आए। डायरेक्टली मतलब डायरेक्टली वो चीज़ आपने एज इट इज़ वीडियो में पढ़ी हुई है, लाइन टू लाइन पढ़ी हुई है। मैं खुद जैसे मैंने क्वेश्चन पेपर देखा, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझे फटाफट याद आ रहे थे, ये मैंने पढ़ा रखा है, फटाफट उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे थे। लेकिन मैं ऐसे बात नहीं कर रहा हूँ, उसका एक प्रॉपर एनालिसिस मैं लेकर आऊँगा, ठीक है। शाम तक मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसमें थोड़ा सा चेक कीजिएगा। और मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, ये जो वीडियोज़ है आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। अब ये समझ के चलिए, आप अगर पूरा दिन वेस्ट कर रहे हैं, उसके बाद अगर आप 1.5-2 घंटा इन वीडियोस पर दे रहे हैं, उसके बाद आपको 20 से 25 क्वेश्चंस मिल रहे हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है दोस्तों। एक जगह से आपके इतने क्वेश्चंस कवर हो रहे हैं। और फिर से बोल रहा हूँ, कोई एक बार तुक्के की बात नहीं है, ये लगातार पिछले 3 साल से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो ऑनेस्टी के साथ में वीडियोज़ को फॉलो कीजिए प्लीज़। अब की बार हमसे कुछ गलतियां भी हुई हैं। अब की बार आपको पता होगा वीडियो में जो मॉर्निंग वाला वीडियो है वो बहुत कम अपलोड हो पाया है, तो उसका कंटेंट थोड़ा सा मिस हो गया है। लेकिन उस मॉर्निंग वाले वीडियो से भी कुछ क्वेश्चंस फंसे हैं अब की बार, तो वो कंटेंट कम हुआ। लास्ट ईयर वो नहीं था, इस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। दूसरी चीज़, अब की बार क्वालिटी में थोड़ा सा इशू आया है। बीच में हुआ क्या था, जनवरी से लेकर मार्च तक तो मेरा जो स्पाइन इशू है उससे गुजर रहा था, तो वीडियो शॉर्ट चल रहे थे। इस समय वीडियो शॉर्ट आ रहे हैं। तो इस बार हुआ क्या दोस्तों, पिछले 7 से 8 महीनों में हेल्थ इशू से बहुत सफ़र किया, जिसकी वजह से वीडियोस थोड़े से शॉर्टेज हुए हैं। अब की बार क्वालिटी में थोड़ा इशू है, मैं बिलीव करूंगा, मैं मानता हूं इस बात को।
बट फिर भी काफ़ी क्वेश्चंस आए, वो हम देखेंगे और मैं आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने अपने वीडियोज़ में भी गलती की हैं। ठीक है, तो आप भी सुधरोगे, यानी चीज़ों में इंप्रूवमेंट करोगे, और मुझे भी करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये चीज़ें मैं खुद सीख चुका हूँ, अभी बस खाली एक नज़र मार के, बाकी एनालिसिस थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा। एनीवे, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना जो डिस्कशन है उसको शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे हमने अभी थंबनेल में बात की है गोल्डन ब्लड के बारे में, है ना। तो अभी क्या हुआ है, अभी रिसेंटली 14 जून को आपने देखा जो ब्लड ग्रुप डे होता है उसको हम ऑब्जर्व करते हैं, तो उसके बेसिस पर एक ब्लड ग्रुप की चर्चा बहुत ज़्यादा हो रही थी, वो है गोल्डन ब्लड ग्रुप। आपने देखा होगा पॉजिटिव, नेगेटिव, ए बी करके, ओ करके, ऐसे करके बहुत सारे ब्लड ग्रुप्स होते हैं, बी पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसे करके आपके भी कुछ ना कुछ ब्लड ग्रुप होगा। उसी में एक और ब्लड ग्रुप आता है जिसको बोलते हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप। दोस्तों, ये सबसे रेयरेस्ट है, कहने का मतलब है ये सबसे अनोखा। दुनिया में केवल 45 लोगों के बॉडी में ये गोल्डन ब्लड ग्रुप पाया जाता है। तो अभी रिसेंटली ये न्यूज़ में था, तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन ज़रूर से पता होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब की बार का एग्जाम्पल आप लोगों ने देखा है, कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने आपको डायरेक्टली बताई है कि भाई ऐसे क्वेश्चन बनता है, उस टाइप के क्वेश्चन बने हुए मैं आपको सब प्रूफ के साथ में बताऊंगा, वीडियो में कहाँ पे बोला उसकी रिकॉर्डिंग भी दिखाऊंगा और एनालिसिस भी दिखाऊंगा। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं गोल्डन ब्लड ग्रुप के बारे में, आखिरकार ये क्या है। दोस्तों, ये एक रेयर ब्लड ग्रुप है, जैसे हमने अभी बताया। ये एक ह्यूमन बॉडी में पाया जाने वाला, जैसे यहाँ पे अलग अलग ब्लड्स होते हैं, उनके ग्रुप्स होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी एक ये गोल्डन ब्लड ग्रुप है। इसको हम लोग RH नल के नाम से जानते हैं। ये जो ब्लड है दोस्तों, ये दुनिया में केवल 45 लोगों के अंदर पाया जाता है या पाया गया है। ठीक है, और ये वाला जो ब्लड है, ये किसी भी व्यक्ति, यानी कि कोई भी व्यक्ति, उसका ब्लड ग्रुप कोई सा भी हो, उसमें उसके बॉडी में ये वाला ब्लड चढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो यहाँ पर गोल्डन ब्लड है, दिस कैन बी ट्रांसफ्यूज्ड इन एनी बॉडी ऑफ पर्सन विद एनी ब्लड ग्रुप। और यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि इस सिचुएशन में इसकी जो ब्लड ग्रुप है, कह सकते हो भैया इतने सारे लोग हैं, 800 करोड़ लोग में से केवल 45 लोगों में यहाँ पर ये ब्लड ग्रुप पाया जाता है, तो इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। हाँ, तो मेंशन किया जाता है इस ब्लड की जो 1 ड्रॉप की वैल्यू है ना दोस्तों, वो 1 ग्राम गोल्ड से ज़्यादा है। इस वजह से इसको नाम गोल्डन ब्लड ग्रुप दे दिया गया। सवाल यह है, ये ब्लड ग्रुप कैसे बनता है किसी की बॉडी में? जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से, जीन में कुछ बदलाव होते हैं और एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये चलता रहता है। जनरेशन टू जनरेशन पास होता चलेगा, जीन के अंदर म्यूटेशंस होंगे, ये एक मेन रीज़न है जिसकी वजह से जो गोल्डन ब्लड ग्रुप है वो हमको नज़र आता है। और ध्यान रखिए, पहली बार जो ये ब्लड ग्रुप है इसको फाउंड किया गया था 1961 में। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक वेमेन थी, उनके अंदर सबसे पहली बार ये वाला ब्लड ग्रुप पाया गया। देन उसके बाद इन्फॉर्मेशन पता चली, देन पता चला कि हाँ ऐसे भी कुछ लोग हैं दुनिया में, गिने चुने, जिनके पास में गोल्डन ब्लड ग्रुप है। तो ये बेसिक डेटा है, फैक्ट है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 5 पर आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के साथ में लिंक करेंगे। बात हो रही है ओडिशा के अंदर दोस्तों, डिप्थेरिया नाम की जो बीमारी है वो कई सारी जगह पे नजर आई है। तो अभी ओडिशा की सरकार ने इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन की मांग भी की है। ओडिशा की सरकार ने हेल्थ डिपार्टमेंट्स को बोला है कि भाई आप फटाफट इंक्वायर कीजिए। ठीक है, ओडिशा के अंदर एक गांव है, स्पेशली रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर में, वहाँ पे डिप्थेरिया नाम की बीमारी कुछ बच्चों में पाई गई, कुछ केसेस नज़र आए, है ना। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इस पर एक इन्वेस्टिगेशन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। कुछ की डेथ भी हुई, बाद में पता चला कि यहाँ पे उनमें भी डिप्थेरिया था। डिप्थेरिया एक खतरनाक बीमारी है दोस्तों, ये ट्रांसमिशन भी इसका देखने को मिलता है, नहीं कि फैल भी सकती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। तो ओडिशा में ये कुछ ऐसा सिनेरियो है जिस वजह से डिप्थेरिया न्यूज़ में है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो GS पेपर नंबर 2 हेल्थ के पर्सपेक्टिव से केवल डिप्थेरिया को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपने पता होने चाहिए जो प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डिप्थेरिया दोस्तों एक सीरियस कॉन्टेगियस बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया से फैलने वाली बीमारी है। इसके पीछे का कारण क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर यह बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका मतलब बैक्टीरिया के अलग अलग स्ट्रेन्स होते हैं ना, तो उसमें से एक स्ट्रेन है कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ठीक है, तो ये कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई एक मेन कारण है डिप्थेरिया के पीछे का। अब बात आती है ट्रांसमिशन की, बीमारी ट्रांसमिट कैसे होती है? तो एक इंसान से दूसरे इंसान में ये फैल सकती है। कैसे? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के माध्यम से। कोई इंसान है जो डिप्थेरिया से गुजर रहा है, वो छींक दे, खांस दे, उसके जो ड्रॉपलेट्स हैं, जर्म्स हैं, वो नॉर्मल इंसान के कांटेक्ट में आ जाएं तो वो नॉर्मल इंसान को डिप्थेरिया हो सकता है। या फिर दोस्तों जब डिप्थेरिया होता है ना, तो बॉडी में ऐसे घाव सा होने लगता है, गोल गोल करके छाले पड़ने लगते हैं, घाव सा होने लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति उस घाव के सीधा कांटेक्ट में आ जाएगा ना, तो उससे भी यहाँ पे कहीं ना कहीं उस नॉर्मल पर्सन में डिप्थेरिया फैल सकता है।
सवाल यह है क्या इसका ट्रीटमेंट वगैरह है? हाँ बिल्कुल, इसको हम थोड़े बहुत दवाइयों से ठीक कर सकते हैं, है ना। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि जो ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जब ये थोड़ा ज़्यादा गंभीर हो जाता है तो एक इंसान के हार्ट, किडनी या उसके पूरे नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करने की कैपेबिलिटीज़ रखता है। तो ये इसमें एक चिंता वाला विषय है। बाकी बात करते हैं सिम्टम्स की, इसमें लक्षण क्या है। तो लक्षण में सबसे पहली चीज़ दोस्तों ये वाला फोटो आपको देखना होगा। डिप्थीरिया में ये जो व्यक्ति है, इसका माउथ अगर आप अंदर से देखोगे तो इस तरीके से ग्रे कलर का जो म्यूकस है, वो भी यहाँ पर ग्रे कलर का जो मैम्ब्रेन है दोस्तों, बिल्कुल थिक सा ग्रे मैम्ब्रेन बन जाता है गले के अंदर में, हमारे थ्रोट में। उस थ्रोट को पूरी तरह से कवर कर देता है। थ्रोट से आप सही से बोल नहीं सकते। आपकी जो ये लिम्फ नोड्स है, आवाज़ जहाँ से निकल रही है उसमें सूजन आ जाएगी, और जो आपका नेक है उसमें पेन होने लगेगा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी। तो ये सिम्टम्स होते हैं डिप्थीरिया के अंदर में। अब क्वेश्चन यह है ट्रीटमेंट इसका क्या हो सकता है। या सिम्टम्स को भी अगर आप देखोगे दोस्तों तो आपका थ्रोट खराब हो जाता है, मैंने जैसा बोला जो ग्रे मैम्ब्रेन है वो यहाँ पर बन जाता है। दूसरा, आपकी जो ग्लैंड्स हैं नेक के अंदर में वो सूज जाती है, ठीक है। कफ होने लगेगा, हार्ट बीट तेज चलने लगेगी, या कह सकते हो सांस लेने में बहुत परेशानी होने लगती है क्योंकि ये पूरा नेक के अंदर में सूजन हो जाती है। बुखार और ठंड भी लग सकती है। डिप्थीरिया के ये कुछ सिम्टम्स हैं। इसके जो करंट ट्रीटमेंट्स हैं, क्या इसका उपाय हो सकता है। तो उपाय में दोस्तों सबसे पहला है कह सकते हो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन। तो डिप्थीरिया एंटीटॉक्सिन इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। दूसरा जो ट्रीटमेंट है दोस्तों, कुछ एंटीबायोटिक्स भी यहाँ पर इस प्रकार की बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक सकते हैं। तीसरा जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पर है कि आप क्या करिए, एक मॉनिटरिंग करना, यानी जिसको भी डिप्थीरिया है उसका ध्यान रखना है। पहली चीज़, भाई ये बीमारी से गुजर रहा है, उसको सपोर्टिव केयर प्रोवाइड करवाना, ठीक है। एक सपोर्टिव केयर लगातार देना ताकि इस प्रकार से जो प्रॉब्लम्स है उससे वो निकल सके बाहर को। क्लियर। नौ आगे आते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा जैसे हमने ये न्यूज़ आर्टिकल कवर किया, इस न्यूज़ आर्टिकल के पीछे का बहुत सारा बैकग्राउंड डेटा कवर किया। वो सभी बैकग्राउंड डेटा दोस्तों आपको एक पीडीएफ में कंपाइल करके दिया जाता है। एक ऐसा पीडीएफ जिसका प्रिंट आउट वगैरह आप निकलवा सकते हैं, एक ऐसा पीडीएफ जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में मिलता है, एक ऐसा ग्रुप आपको मिल जाता है जहाँ पे आपका सारा कंटेंट सिक्योर रहता है। कहने का मतलब है कि आपको जो पीडीएफ वगैरह इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ती है, स्टोरेज के इश्यूज़ फेस करने की दिक्कत पड़ती है, वो सब कुछ भी इशू नहीं होंगे। आपको केवल यहाँ पर एक ग्रुप ज्वाइन करना है। यहाँ पर आप एक मिनिमम फ़ी पेमेंट में जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस, या जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, व्हाट्सएप पर जाना। यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। इस प्रकार का आप मैसेज कर दोगे, वहाँ पर रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपको डेमो वीडियो का लिंक भी मिलेगा। आप उस वीडियो को भी अच्छे से चेक कर सकते हैं कि मुझे किस तरीके से फ़ायदे होंगे। अपने आप को आप सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों मेक श्योर क्या करो, वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर दिया करो। 5000 लाइक्स का हमारा टारगेट है जिसको आप सभी लोग सपोर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 12 पर ये आर्टिकल प्रेजेंट है। जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के साथ में हम लिंक करेंगे। बेसिकली एक फ़ोटो है, इस फोटो में आप देख पा रहे होंगे ये एक बीच का फ़ोटो है। सिंगापुर में दोस्तों एक जगह है सेंटोसा, वहाँ पे एक बीच है जिसका नाम है तांजोंग बीच। ध्यान रखिए क्वेश्चन बन सकता है। तो ये जो तांजोंग बीच दोस्तों आपको दिखाई पड़ रहा है, अभी इसको बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो ऑयल है वो समुद्र में फैल गया है। ये आप देख पाओगे ब्लैक कलर का जो ऑयल है वो फैल गया है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ये कुछ फोटोज़ आपको नजर आएंगे, इस तरीके से बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, एरिया को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर बीच के जस्ट किनारे एरिया में ऑयल स्पिल देखने को मिला है। एक ऑयल फैलने का जो पूरा इंसिडेंट है वो नज़र आया है। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले लोकेशन दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको ऑयल स्पिल के बारे में हर एक बेसिक चीज़ बताऊँगा। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप देख पाएंगे ये इंडिया हो गया, इंडिया का नॉर्थ ईस्ट इंडियन हो गया, उसके अलावा म्यांमार हो गया, और भी कंट्रीज़ आपको नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको सिंगापुर नज़र आएगा, और सिंगापुर में जस्ट बिल्कुल सदर्न पोर्शन पे टिप पे जाना है, यह है आपका सेंतोसा। सेंतोसा में ही यहाँ पे दोस्तों एक बीच है, उसी बीच पे ये ऑयल स्पिल का केस नज़र आया है। अब ये ऑयल स्पिल होता क्या है आइए मैं आपको बताता हूँ। यूपीएससी ने 2013 में यहाँ पे मेंस के क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली ये टॉपिक जो है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा, और आज का आंसर जो है यूपीएससी का वो भी आपने लिखना है मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो जब बात आती है ऑयल स्पिल की, तो ऑयल स्पिल रेफर करता है
एक ऐसी सिचुएशन को जब एक अनकंट्रोल कंडीशन में, मान लो कोई जहाज़ जा रहा है, उसके साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है, उसमें तेल भरा हुआ था, तो जब जहाज़ डूबेगा तो फिर वो सारा तेल उसमें फैल जाएगा पानी में, और आपको पता है तेल पानी में घुलेगा तो नहीं, उसके ऊपर तैरना शुरू कर देगा। ऐसा ही यहाँ पर केस नज़र आता है ऑयल स्पिल में। तो जब भी यहाँ पे अनकंट्रोल रिलीज हो जाएगा कच्चे तेल का, गैसोलीन का, फ्यूल्स का या दूसरे ऑयल का हमारे एनवायरनमेंट में, तो वो कहलाता है ऑयल स्पिल। दोस्तों ये बहुत खतरनाक कंडीशन है, क्योंकि ऑयल स्पिल से हमारी जो लैंड है, ज़मीन है, वो बहुत पल्यूट हो सकती है, एयर पल्यूट हो सकता है, वाटर तो पल्यूट होगा ही होगा, ये तो आपको नजर आ ही रहा है। ठीक है, स्पेशली जो समुद्र के जब बीचों बीच में ऑयल फैलता है ना, वो एक डिजास्टरस कंडीशन बन जाती है। अब बात आती है कि इसके पीछे के मेन कारण क्या हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या हो सकते हैं। तो दोस्तों ऑयल स्पिल जो है धीरे धीरे एक बड़ी एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बनता चले जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, ऑयल स्पिल हो सकता है आपके नदियों में, बेज में, ओशन में, है ना। ज़्यादातर ये एक्सीडेंट की वजह से होता है, जब कोई हादसा हो जाए जहाज़ के साथ में, है ना, तो उसमें दिक्कत हो सकती है। ठीक है, एक बार आपने देखा होगा जहाज़ में कुछ इशू आ गया था, फ्यूल का इशू आ गया था, फिर वो जहाज़ टूट गया था, आपस में दो हिस्सों में ब्रेक हो गया था, ब्रेक होने के बाद उसमें से सारा ऑयल निकल के समुद्र में फैल गया था। तो ऐसे केसेस भी दोस्तों हो सकते हैं। तो एक्सीडेंट्स हो गया जिसमें टैंकर्स, उसके अलावा बारगेस, पाइपलाइन, रिफाइनरी, स्टोरेज फैसिलिटीज़, ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती हैं। अब सवाल यह है कि चलो कहीं पर ऑयल स्पिल का अगर केस आया है, अभी जैसे हमने देखा वहाँ पे बहुत ज़्यादा कच्चा तेल फैल गया है, तो उसका एनवायरनमेंट पर इम्पैक्ट क्या पड़ सकता है। सबसे पहला इम्पैक्ट पड़ेगा दोस्तों इससे, जो हमारी इंडिजीनियस पीपल है, जो हमारे लोकल लोग वहाँ पे रह रहे होंगे, उनके लाइफ पे एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि ऑयल स्पिल से एक इंसान जो लगातार सी फूड पर डिपेंडेंट है, उसी समुद्र से कई सारी मछलियाँ पकड़ी जा रही हैं, वो लोग खा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो अब नहीं खा सकते। ठीक है, उस सी फूड के ऊपर एक इम्पैक्ट पड़ेगा इस तरीके से, क्योंकि जब ऑयल स्पिल होता है उस एरिया में, तो उस समुद्र के नीचे जो भी बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट है, प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं, वो सब दोस्तों बुरी तरह से इम्पैक्ट होता है। जैसे आप देख पाओगे ये अभी ऑयल स्पिल में ही यहाँ पर एक बर्ड है जो पूरी तरह से इम्पैक्ट हो गई है। तो सी फूड के ऊपर असर पड़ता है। दूसरा, एक्वेटिक लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं। जो आपके समुद्र के सरफेस हैं, है ना, उसके ऊपर जब ऑयल फैलता है तो बहुत सारे प्रकार में बहुत खतरनाक होता है ना। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों ये जो ऑयल है जब ये फैल जाता है, क्योंकि मिलेगा तो नहीं, घुलेगा तो नहीं पानी के साथ में, ऊपर ऊपर तैरने लगेगा। जब ऊपर ऊपर तैरता है तो सूर्य की जो लाइट है दोस्तों, वो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर तक नहीं जा पाती। ठीक है, जिससे यहाँ पर जो ऑक्सीजन लेवल वगैरह है वो भी कट डाउन कर देता है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इस चक्कर में जो हमारे पानी के नीचे का पूरा एनवायरनमेंट है दोस्तों, वो ख़त्म सा होने लगता है, जहाँ जहाँ पर ऑयल स्पिल का केस नज़र आता है। और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपोथर्मिया। देखो हाइपोथर्मिया क्या है, ज़रा इसको सुनिएगा। जहाँ जहाँ पे कच्चा तेल फैलता है ना, वहाँ पर जो पानी है, वो पानी होगा वहाँ पे, अगर आप देख पाओगे तो उसके नीचे जब वो तेल जाएगा आसपास में, उस एरिया को पूरी तरह से डैमेज करेगा, तो जो बर्ड्स वगैरह हैं उनके ऊपर भी पूरी तरह से जो ऑयल जो है वो लिपट जाएगा। तो जो हमारी मैरीन मैमल्स होती हैं वो हाइपोथर्मिया से ख़त्म होने लगते हैं। कहने का मतलब है क्योंकि उनका जो बॉडी टेम्परेचर है दोस्तों, वो धीरे धीरे डिक्रीज़ होने लगेगा और नॉर्मल लेवल से भी कम हो जाएगा। नॉर्मल लेवल से कम होने के बाद में यहाँ पर क्या होगा, उस जो जानवर है उसकी डेथ हो जाएगी। तो ऐसे केसेस भी यहाँ पर नज़र आते हैं। ठीक है, उसके बॉडी पे पूरी तरह से तेल लग गया, अब वो हाइपोथर्मिया की वजह से डेथ उसकी हो जाती है। फिर एक आता है टॉक्सिसिटी। यहाँ पे आप देख पाओगे जो ऑयल है दोस्तों, ये कई सारे एनिमल्स के लिए जहर हो सकता है। उनके हैबिटेट को, उनके रिप्रोडक्टिव एरिया रेट को भी यहाँ पर डैमेज कर सकता है। कुछ जानवर ऑलरेडी यहाँ पर एंडेंजर्ड कंडीशन में है, ख़त्म होने वाली कगार पर प्रजाति है ना। अगर वो ख़त्म हो जाएगी सारी की सारी, तो उसका इम्पैक्ट सीधा हमारे एनवायरनमेंट पर पड़ेगा। फिर एक और प्रॉब्लम है थ्रेट टू मैंग्रोव्स। यहाँ पे आप देख पाओगे जो मैंग्रोव्स के प्लांट्स आपको देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो हमारे समुद्र के अंदर में होते हैं, सॉल्ट वाटर में ग्रो करते हैं। तो अगर ऐसी जगह पर ऑयल स्पिल होगा तो वो जो ऑयल स्पिल है वो इन सब नीचे जो जड़ें हैं हमारे इन मैंग्रोव्स की, वो सब सड़ा देगा। तो वो जो मैंग्रोव्स है दोस्तों, वो भी ख़त्म होते हुए नजर आएंगे। तो ये तो बात हो गई ऑयल स्पिल के एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पर। लेकिन एनवायरमेंट के साथ साथ दोस्तों ऑयल स्पिल के जो केसेस हैं वो इकोनॉमिकली भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेजली देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब है इकोनॉमी के भी असर डाल सकते हैं, जैसे टूरिज़्म। अब मान लो जैसे सिंगापुर का बीच का हम ये डिस्कशन कर रहे थे, अब बीच पे कई सारे लोग आ रहे थे घूमने के लिए, अब ऑयल स्पिल की वजह से कोई नहीं आएगा। टूरिज़्म अफेक्ट हुआ नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। वहाँ पे लोग आ रहे थे घूमने के लिए, पैसा खर्च कर रहे थे, तो वो पैसा उस एरिया की इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद कर रहा था। बट अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सिचुएशन गड़बड़ा चुकी है ऑयल स्पिल की वजह से। दूसरा यहाँ पे आप देख पाओगे तो दोस्तों वो है पावर प्लांट्स।
पावर प्लांट्स हो गए या दूसरे यूटिलिटीज़ आपको देखने को मिलेंगे, वो बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं सी वाटर के ऊपर में। ठीक है, अब पावर प्लांट अगर आप बिजली का उत्पादन कर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारा पानी चाहिए होता है, वो इसी वजह से समुद्र के किनारे, नदी के किनारे लगाए जाते हैं। अब जब ऑयल से वो पानी बेकार हो चुका है तो उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, पावर प्लांट्स में भी बहुत दिक्कत आने लगेंगी, पावर का शॉर्टेज होने लगेगा। फिर तीसरा इम्पैक्ट पड़ सकता है फिशिंग का, क्योंकि बहुत सारे जो ऑयल स्पिल के केसेस है दोस्तों, वहाँ पे क्या होता है कि उस ऑयल स्पिल के तुरंत बाद जो फिशिंग होती है उसको रोक दी जाती है। जैसे आप देख पाओगे यहाँ पे इस शिप का एक्सीडेंट हुआ, इस वजह से कच्चा तेल फैल गया। अब इसके नीचे यहाँ पर कोई फिशिंग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, समझ गए। तो यहाँ पे कोई भी दोस्तों मछली नहीं पकड़ सकता, ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। और बहुत सारे ऐसे मछुआरे हैं जो केवल उसी पे डिपेंडेंट है, उससे उनका जीवन चल रहा है, लेकिन ऑयल स्पिल की वजह से सब बुरी तरह से इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी इकोनॉमिक स्टेटस और ज़्यादा गंभीर हो जाएगी। अब सवाल यह है कि चलो प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं, हमने इन सब चीज़ों को समझा, क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है? रेमेडीज़ वगैरह क्या हो सकती हैं? सबसे पहली रेमेडी है दोस्तों बायो रेमीडिएशन। अब ये बायो रेमीडिएशन क्या होती है, आइए डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम बैक्टीरिया का यूज़ कर सकते हैं। एक ऐसा बैक्टीरिया है दोस्तों जो कि इस ऑयल स्पिल को हमारे ओशन से साफ कर सकता है बायो रेमीडिएशन के माध्यम से। ठीक है, इसके लिए कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया का ही इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए। तो इसमें जो बैक्टीरिया इस्तेमाल करते हैं उनके नाम लिखे हुए हैं, जैसे साइक्लोक्लास्टिकस हो गया, जोंगशेनिया हो गया, थैलोसिलेटस हो गया, उसके अलावा पैरापर ल्यूसिडेबेका हो गया। तो इस प्रकार के दोस्तों यहाँ पर बैक्टीरिया का यूज़ करके हम इस ऑयल को हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये बायो रेमीडिएशन ये वाली टेक्निक होती है जहाँ पे हम बैक्टीरिया को छोड़ देंगे और वो बैक्टीरिया इस वाले ऑयल स्पिल को ओशन से खा के ख़त्म करेगा, यानी कि इसको बिल्कुल क्लीन कर देगा। फिर दूसरा होता है दोस्तों कंटेनमेंट बूम्स। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दूसरा सोल्यूशन यह है कि जब जब समुद्र में ऑयल स्पिल होगा तो इस प्रकार के फ्लोटिंग बैरियर लगा सकते हैं। ये आप देख रहे हैं येलो कलर की जो पट्टी है, ये तैरता हुआ एक बैरियर, इसको बूम बोलते हैं। इसको आप जिस जिस जगह पर तेल फैला है उस जगह पर फैला दो, क्योंकि तेल जो है समुद्र के अंदर नहीं पहुंचा है, वो पानी में मिक्स नहीं होता है, वो ऊपर ऊपर तैर रहा है। तो इस तरीके से आपने बैरियर लगा के उस एरिया को इस तरीके से वहीं पर थमा दिया, तो ये जो तेल है दोस्तों ये दूर दूर फैलने से बच जाएगा, क्योंकि वो एक बाउंड्री बना दी गई है ऊपर तैरती हुई, उसमें वो पानी अटका हुआ है, उसमें वो जो तेल है वो अटका हुआ है, वो तेल इधर से उधर नहीं जा पाएगा, समझ गए, क्योंकि तेल ऊपर ऊपर तैर रहा है। तो ये भी इस प्रकार से कंटेनमेंट बूम का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर जैसे यहाँ पर इसको रोक लिया जाएगा, बॉर्डर्स बना दिए जाएंगे, इसमें से तुरंत यहाँ पर ये जो पानी है या जो तेल है इसको रिमूव कर लिया जाएगा। जैसे एक केस आप ये भी दे सकते हैं, इस एरिया में कच्चा तेल फैला, यहाँ पे बैरियर्स लगा दिए गए, इस वजह से तेल जो ऊपर ऊपर तैर रहा था वो इन बैरियर्स के अंदर में रुक गया। ये हमारा क्लियर ओशन है, अब इसमें से यहाँ पर इस तरीके से मशीन लगा के ये सारा का सारा जो तेल है वो खींच लिया गया बाहर। तो ये टेक्निक भी इस्तेमाल की जा सकती है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सॉर्बेंट्स होता है। सॉर्बेंट मतलब कह सकते हो कि वॉल्केनिक ऐश हो गया, है ना, या पॉलिस्टर ड्राइव्ड शेविंग्स प्लास्टिक्स हो गई। ये क्या करते हैं, ये वो चीज़ है दोस्तों जो पानी से ऑयल को एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस प्रकार के सॉर्बेंट्स को इसमें छोड़ देंगे तो वो बहुत सारे तेल को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, ये भी एक तरीका है। फिर आता है एक डिस्पर्सिंग एजेंट्स, यानी ये वो केमिकल्स होते हैं जिसमें कुछ सर्फेक्टेंट्स मिले हुए होते हैं, और ये सर्फेक्टेंट्स की ताकत ऐसी है या कुछ ऐसे कंपाउंड इन केमिकल्स में होते हैं जो हमारे लिक्विड सब्सटेंस को आपस में तोड़ देते हैं, हमारे तेल को, ऑयल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़ देते हैं। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर दोस्तों जो नेचुरल डिस्पर्शन है सी के अंदर में वो बढ़ता हुआ नजर आएगा, समझ गए। तो यहाँ पर ऑयल को छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में तोड़कर यहाँ पे उसको खत्म कर देगा, डिस्पर्स कर देगा, तो वो ऑयल खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से डिस्पर्सिंग एजेंट्स का भी यूज़ कर लिया जाता है कभी कभी, समझ गए। तो ऑयल स्पिल में ये सारी चीज़ें हो गई। अब सवाल यह है क्या ऑयल स्पिल से संबंधित कोई लॉज, कोई कानून वगैरह है इंडिया में? तो दोस्तों प्रेजेंटली अगर हम देखें आज के समय पर तो कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो ऑयल स्पिल को कवर करता हो, ठीक है। लेकिन फिर भी हमारे पास में कुछ कुछ ऐसे एक्ट्स हैं, फॉर एग्जांपल नेशनल ऑयल स्पिल डिजास्टर कॉन्टिजेंसी प्लान ऑफ 1996। तो ये प्लान है जो इस प्रकार के सिचुएशंस को हैंडल करने में मदद करता है। प्लस एक डॉक्यूमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने 1996 में इशू किया था, ठीक है। उसको बाद में 2006 में अपडेट किया गया। यहाँ पर जो हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड होती है, जो तट पर रक्षा करने वाली हमारे कोस्ट गार्ड है, उसको यहाँ पे पावर्स दी गई हैं कि वो स्टेट डिपार्टमेंट्स के साथ में, मिनिस्ट्रीज़ में, पोर्ट अलग अलग अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ में कोऑर्डिनेट करके काम करें, और ऑयल स्पिल के केसेस अगर होते हैं तो वहाँ पे ऑपरेशंस चलाएं। तो वो पावर्स इनको दी गई। फिर 2015 में दोस्तों भारत ने एक और जो अग्रीमेंट है उसको अप्रूवल दिया। वो अग्रीमेंट था सिविल लायबिलिटी फॉर बंकर ऑयल पोल्यूशन डैमेज 2001।
ठीक है। तो इस कन्वेंशन का जो मेन काम है वो भी है कि इंश्योर करना कि जो ऑयल स्पिल के केसेस हैं उसकी वजह से जो डैमेज हो रहा है उसको दोस्तों कंट्रोल करना है ना। जो भी डैमेज हुआ है उसके लिए एक प्रॉपर कंपनसेशन प्रोवाइड करवाना, उसको कंट्रोल करना, ये एक मेन मकसद है। और दूसरी बात दोस्तों, ये जो लॉज वगैरह आपको देखने को मिलेंगे इनको कौन एडमिनिस्टर करता है, इनको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास में एक पर्टिकुलर बॉडी है जिसका नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। तो IMO का नाम भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं, कुछ लॉज हैं, कोई डायरेक्ट लॉज नहीं है बट इनडायरेक्टली यहाँ पे कुछ एक्ट्स हैं हमारे पास में जो ऑयल स्पिल के केसेस को कवर करते हैं। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आर्टिकल इंपॉर्टेंट था। 2023 में UPSC ने मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज ऑयल पोल्यूशन एंड व्हाट आर इट्स इम्पैक्ट ऑन मैरीन इकोसिस्टम। ऑयल पोल्यूशन क्या है, ये तेल प्रदूषण क्या है, और इसका जो इम्पैक्ट है हमारे समुद्र के ऊपर में वो क्या पड़ता है, एंड इन व्हाट वे इज ऑयल पोल्यूशन पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर अ कंट्री लाइक इंडिया। यानी किस रास्ते में या किस तरीके से अगर हम देखें तो ऑयल पोल्यूशन भारत जैसे देशों के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो 150 शब्दों में दोस्तों ये आंसर लिखना है। प्लीज़ आप लोग इसका बढ़िया सा आंसर लिखकर सबमिट कर सकते हैं। कहाँ पर सबमिट करना भी बताऊँगा, उससे पहले क्वेश्चन को हम हिंदी में रीड कर लेते हैं एक बार, ताकि हिंदी माध्यम वाले एस्पिरेंट भी अच्छे से पढ़कर एक बढ़िया सा आंसर लिख सकें। तेल प्रदूषण क्या है, समुद्री परिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव क्या है, भारत जैसे देश के लिए तेल प्रदूषण किस तरह से विशेष रूप से हानिकारक है। 150 शब्दों में इसका जवाब दीजिए। आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप। जैसे आप फुल फॉर्म लिखोगे मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पे ऑलरेडी 78,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। अपने आंसर को सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों छोटा सा काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोगों को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करेंगे बहुत सारे फायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हैं। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हैं कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। इस प्रकार से कोऑपरेटिव वे में वो पूरा का पूरा ग्रुप काम करता है। चलिए आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 1 पर आपको एक और आर्टिकल देखने को मिलेगा। आपको पता है G7 की जो समिट है वो चल रही है। अच्छा, आप लोगों से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, G7 में कौन कौन से देश आते हैं, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। PM मोदी ने G7 समिट को अटेंड किया है और अभी जो इलेक्शंस हुए हैं, इलेक्शन से पहले ही दोस्तों जो इटली की PM है जॉर्जिया मेलोनी, उन्होंने यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री को इन्वाइट किया था। तो दोस्तों वो अभी यहाँ पर G7 की समिट को अटेंड करे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। प्लस कई सारे डिस्कशंस हुए हैं और इन डिस्कशंस के अंदर में दोस्तों जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को प्रमोट करने के ऊपर में ज़्यादा फोकस किया गया है। बोला गया है कि जो ये 7 देश हैं वो उन्होंने आपस में कमिटमेंट किया है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर स्पेशल फोकस करेंगे। जैसे जो IMEC कॉरिडोर है इसके ऊपर जल्द से जल्द काम किया जाएगा। सवाल यह है कि दोस्तों IMEC कॉरिडोर क्या है। आपको पता होगा जो IMEC कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट है ये पिछले साल जो भारत में हुई G20 समिट है उस दौरान यहाँ पे किया गया था। अब ये G20 समिट में IMEC कॉरिडोर का जिक्र जो हुआ था वो है क्या। IMEC का फुल फॉर्म है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने के लिए पूरा कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये हमारा एक स्पेशल पर्पस था। अब जैसे हमने यहाँ पर इंडिया लेंगे, इधर हम मिडिल ईस्ट के जो कुछ कंट्रीज़ हैं उनको जोड़ेंगे। कैसे? फॉर एग्जांपल UAE के अंदर में जबल अली जो पोर्ट है उस पोर्ट को हम मुंबई के अपने बंदरगाह से अपने पोर्ट से जोड़ देंगे। तो मान लो अगर भारत को कोई सामान यूरोप के अंदर भेजना होगा तो हम किस तरीके से भेज पाएंगे, अपने जहाज़ में सामान भर देंगे, लोड करने के बाद में सीधा UAE के पोर्ट पर उतरेगा, वहाँ पे अनलोड होगा, फिर यहाँ से रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, उस ट्रेन में सारा सामान चढ़ा दिया जाएगा, फिर वो ट्रेन जो है वो दोस्तों सारा सामान इस तरीके से ले जाकर इजराइल में एंटर करके इजराइल में यहाँ पर एक पोर्ट है हाइफा पोर्ट, वहाँ पर सारा सामान उतार देगी। फिर वो जो सामान है उसको फिर से जहाज़ में डाला जाएगा और सीधा यहाँ पर ग्रीस के अंदर जो एक पोर्ट है पायरेस पोर्ट, यहाँ पे पहुँचा लिया जाएगा। अब क्योंकि ग्रीस भी एक यूरोपियन कंट्री है, यूरोप के जो 27 देश हैं आपस में जुड़े हुए हैं, ये आप देख पाओगे पूरा यूरोप है, तो सीधा यहाँ से सामान जो है ऊपर तक जा सकेगा। इसी प्रकार से यूरोप को अगर कुछ बेचना होगा भारत को या ट्रेड करना होगा तो इसी रूट से वो सामान इंडिया भी आ सकेगा। और इसमें दोस्तों मिडिल ईस्ट का भी बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे वो UAE हो, ये भी खुलकर ट्रेड कर पाएंगे यूरोप के साथ में, साथ ही साथ में इंडिया के साथ में। तो इस IMEC कॉरिडोर का जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपैंड होने वाला है, बढ़ने वाला है। तो अभी जो G7 का समिट हुआ है यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट स्पेशली जो ये यहाँ पर कह सकते हो IMEC कॉरिडोर है,
इसको प्रमोट करने के ऊपर फोकस किया गया। दूसरी चीज़ जो G7 कंट्रीज़ ने की है वो है PGII को प्रमोट करना। तो PGII जो इनिशिएटिव है काफ़ी पुराना इनिशिएटिव है, इसकी फुल फॉर्म है पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। ठीक है, अब ये PGII इनिशिएटिव क्या है दोस्तों, ज़रा इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो PGII है, इसमें जो ये G7 के 7 देश हैं वो मिलकर 2027 तक $600 बिलियन, कितने, $600 बिलियन पैसा इकट्ठा करके साथ में लेकर आएंगे। और ये पैसा किनको दिया जाएगा, उन देशों को दिया जाएगा जो चाइना की चपेट में फंस रहे हैं। आप देख पाओगे जो PGII इनिशिएटिव है ना, ये इनिशिएटिव बेसिकली लाया गया है चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को टैकल करने के लिए। चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है, इस BRI प्रोजेक्ट का मेन पर्पस क्या है, अलग अलग देशों को साथ में जोड़ना, उनके साथ में खूब व्यापार करना, फायदा कमाना। जैसे लैंड वाले एरियाज में चाइना अपने आप को इधर देख पाओगे डरीजे तक जोड़ रहा है, फिर समुद्र के रास्ते से कई सारे देशों को जोड़ रहा है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भरपूर मात्रा में कर चुका है। उन देशों में कहीं ना कहीं चाइना का एक बड़ा कंट्रोल चल रहा है, चाहे वो एग्जाम्पल श्रीलंका का क्यों ना हो, मालदीव्स का क्यों ना हो, फंसे हुए हैं ये सारे देश, वो पाकिस्तान भी क्यों ना हो, वो सब चाइना के अंडर में है। तो दोस्तों इस प्रकार के इनिशिएटिव को, चाइना के BRI को कमज़ोर करने के लिए PGII तैयार किया गया। क्योंकि ये देश चाइना के चंगुल में क्यों फंस जा रहे हैं, रीज़न यहाँ पर यह है कि वो देश गरीबी से गुजर रहा है। जैसे श्रीलंका के एग्जाम्पल लेंगे तो बुरे हालत है, उन्होंने बहुत सारा लोन लिया चाइना से। अब चाइना से लोन इतना ले लिया कि वो लोन चुका नहीं सकते, चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़े, तो उसके लिए यहाँ पर वो अपनी टेरिटरी वगैरह, ज़मीन वगैरह बेच रहे हैं चाइना को। तो ऐसे कंडीशन से श्रीलंका को बाहर निकालने के लिए कि चाइना ज़्यादा दबदबा श्रीलंका पे ना बना पाए, उसके लिए यहाँ पर जो PGII इनिशिएटिव है वो चलाया गया। उसमें $600 बिलियन इकट्ठा करके रखेंगे 2027 तक। इन देशों में से किसी को भी पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो चाइना से सीधा डेट ना ले, हमसे ये पैसा ले। हम चाइना की तरह बिल्कुल नहीं करेंगे। ये पैसा जो आपको दिया जाएगा सूद समेत आपसे लौटाया भी जाएगा, आपसे लिया भी जाएगा, लेकिन आपकी जो ज़मीन वगैरह वो नहीं हड़ पाएंगे, आपको कोई ब्लैकमेल वगैरह नहीं किया जाएगा। जैसा चाइना कर रहा है वैसा कुछ नहीं होगा। तो चाइना के BRI को टैकल करने के लिए इस प्रकार से G7 कंट्रीज़ ने PGII नाम के इनिशिएटिव को चलाया। जो PGII ये दोस्तों जर्मनी में लॉन्च किया गया था। 48th G7 समिट जब हुआ था जर्मनी में, तब दोस्तों ये कॉन्सेप्ट लेकर आया गया। तो ये था हमारा PGII। तो G7 कंट्रीज़ का जो ये समिट चल रहा है आज के समय पर, यहाँ पर भी IMEC कॉरिडोर और PGII, दो चीज़ों के ऊपर एक स्पेशल फोकस किया गया है। वो क्या है वो हमने डिस्कस किया। चलिए आगे आते हैं, और यही था आज के हमारे सेशन में। इसके अलावा कोई चीज़ है नहीं जो इंपॉर्टेंट हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।